हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नए पार्ट में। और पहले ही इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड, और आप अगर उसको चाहते हैं कि देखना तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, जिस पर बहुत ही अच्छा रिव्यू आया है। और आज हम एक न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। हम इससे पहले रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम पिछला लेक्चर पे कर चुके हैं। कि आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर इसको समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी समझ में आ ही जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज रो इक्वल टू 2.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो एक वायर है, मान लेते ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू दिया हुआ 2 mm स्क्वायर। ठीक है, और जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया है और जो एरिया है वो 2 mm स्क्वायर दिया। और एक और चीज दिया है रेजिस्टिविटी, तो हम सबको लिखते हैं रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 2.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। एरिया है 2 mm स्क्वायर। इसको हम चेंज करने वाले हैं मीटर में। तो देखिए कैसे इसको चेंज करते, मिलीमीटर से मीटर को चेंज करने के लिए 10 का पावर -3। ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, तो 3 ही स्टेप लेंगे और 3 के बाद और ये 2 इंटू, तो 1 mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर -3, तो यहाँ mm स्क्वायर है, इसका मतलब 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया दिया हुआ, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है और मीटर में बदलना होगा तो 50 बाई या 10 का पावर -2 मीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 का पावर -2, mm को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 का पावर -3, लेकिन mm स्क्वायर को करेंगे तो 10 का पावर -6, क्योंकि यहाँ पर mm 2 है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अगर हम निकालना चाहेंगे कि क्या निकालने बोला है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बता चुके हैं और वो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो का वैल्यू हमें दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम वह 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8, और एल का वैल्यू है जी, अगर इसको देखते हैं तो 50 इंटू 10 का पावर -2, और अगर हाँ ठीक है, L का और A का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर -6, 2 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, तो इसका हिसाब लगा लेते हैं। तो सबसे पहले पावर को साइड करते और इंटू करते। देखिए इसको अगर काटना चाहेंगे तो 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 13 टू 26, और यहाँ पर हो जाता है गुना करते ये 1.3 और 5 को, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, देखिए 13 × 5 = 65 और एक जीरो और एक पॉइंट को कैंसिल आउट कर। अब हिसाब करते हैं पॉइंट का, है ना, ये जीरो का, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 10 में 6 गया तो 4, 10 का पावर -4। तो इसको अगर 4 डिजिट करते तो 0.0065 ओम। तो यहाँ लिखते हैं 0.0065 ओम। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम निकाल लिए कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो गया 0.0065। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं होता है इस तरह का क्वेश्चन में। नॉर्मली जो पूछे जाते हैं कि
कुछ ना कुछ एक मिसिंग रहता है। जैसे रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रो, एल और ए दिया रहेगा, और इसमें अगर रो निकालना होगा तो बाकी 3 दिए रहेंगे। तो बहुत ही इजी है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ये इजी होता है, या तो किसी तरह का कंपटीशन में ये इजी पोर्शन में माना जाता है जहां पर हमको निकालना होता है। और इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हेलो, अब हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और वो टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या है बैटरी और ईएमएफ। ठीक है, स्पेशली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं कि ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या। सबसे पहले हम चलते हैं बैटरी के अंदर कि बैटरी में एक्चुअली होता क्या है और कैसे बैटरी चार्ज होता है। तो ये एक बैटरी है जिसका इंटरनल पार्ट पर हम बात कर रहे हैं। मान लेते ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको किसी ना किसी से कनेक्ट करते, जैसे मान लेते कोई बड़ा सोर्स ऑफ जिस तरह ये फोर्स लगा सकते। करते क्या है ना कि एक नेगेटिव टर्मिनल से जो भी चार्ज है उस सब को ना खींच के या पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाते हैं। ठीक है, बैटरी का चार्ज इसी तरह करते हैं। तो खींच के ले जाने के लिए हमको एक फोर्स का जरूरत पड़ेगा। मान लेते वो फोर्स है बी एफ बी। ठीक है, तो ये एफ बी इस डायरेक्शन में लग रहा कि बी प्लेट पे, ये 2 प्लेट है, बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं, ये मान लेते 2 प्लेट है, एक प्लेट से चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज को एक्चुअली में आयंस बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज को खींच के ले जाते हैं इस पॉजिटिव प्लेट पे। तो यहाँ पर बच जाएगा नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज कि यहाँ पर। तो इस अगर हम खींचते रहेंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा जो इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोर्स का उल्टा डायरेक्शन में रहेगा, और ये प्लेट जो नेगेटिव है, जो भी चार्जेज हम ले जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर, तो उन चार्जेज पे एक फोर्स लगेगा उल्टा डायरेक्शन में, और वो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है जो इंड्यूस्ड हो गया, डेवलप्ड हो गया। जैसे हम यहाँ से अगर सारे पॉजिटिव चार्ज को अगर ले जाने की कोशिश करते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो ये इधर तो जाएगा, लेकिन फोर्स लगाने से साथ में धीरे धीरे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा हो रहा, इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी पॉजिटिव चार्ज पर उल्टा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में। आप बोल सकते हैं कि इसको रोकेंगे, तो जब एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे वो और जो डेवलप्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो कोई चार्ज इधर नहीं आ सकता। ठीक है, इस पे एक बात करते हैं। जैसे मान ले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले चलते हैं, तो और इन दोनों के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो है d। ठीक, कि B से A ले जाने में हमको जो डिस्टेंस है वो d है, तो जो वर्क डन होगा, ले जाने के लिए वो हो जाएगा FB इंटू डी। ठीक है, ये वर्क डन है। और अगर मान लेते Q चार्ज को एक्यूमुलेट किए हैं ये प्लेट B से A को ले जाने के लिए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएंगे d/। मान लेते Q चार्ज को लेके गए तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसी को डिफाइन करते हैं EMF, FB/D/Q। ठीक है, EMF, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMF बोलते हैं। EMF मतलब इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको ये फोर्स, ये इसका जो पोटेंशियल है, और इसको कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि फोर्स है तो न्यूटन होगा, इसको हमेशा EMF ही बोलेंगे। और EMF का अगर फुल फॉर्म जानना हो तो वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो वर्क डन है
वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं, और या ईएमएफ। तो अगर हम इधर ले जा रहे हैं तो एक जो फोर्स लगेगा, देखिए फोर्स का मतलब एक फोर्स एफ भी है जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं बाहर से कि सारे चार्ज को एक्युमुलेट कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अगर वो बराबर हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर जा रहा है, मतलब अगर क्यू चार्ज को हम उधर से ला रहे हैं तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, उसको खींच के उधर ले जाना चाहेगा। तो ये अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर कोई चार्ज उधर से इधर नहीं आएगा, और उस टाइम जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई, जहां Q है चार्ज और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो इस टाइम ये बराबर हो जाएगा, और उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ थोड़ा सा इसमें बारीक डिफरेंस है, थोड़ा सा कि जब करंट जाएगा, अच्छा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ का बहुत ही इजी है कि जो वर्क डन करेंगे और पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही ईएमएफ बोलते हैं। और अगर हम आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा इस टाइम पर फोर्स, और फोर्स ये एफ भी है जो अप्लाइड फोर्स, मतलब कि हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो आप फोर्स लगा रहे हैं, और ये एफ ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो चार्जेज है नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे, मतलब कि पोटेंशियल उस टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर हम इस बैटरी को जब हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहां थोड़ा देखिए कि अगर हम ये एफ का बात करेंगे, अप्लाइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम वर्क डन का बात करेंगे, ये फोर्स है, और वर्क डन हो जाएगा, तो ये तो पहले भी लिख चुके हैं, वर्क डन हो जाएगा एफ बी इंटू डी, और इधर हो जाएगा क्यू ई इंटू डी, क्योंकि डी डिस्टेंस ले जाते हैं तो इसको इधर लिखते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा एफ बी डी बाई क्यू इक्वल टू ई इंटू डी। ये जो ई है ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये ईडी को ही भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अगर यूनिफॉर्म है तो जो V इक्वल टू होता है, सॉरी E इक्वल टू V बाई डी, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो E इक्वल टू V बाई डी, और V के जगह पर हम लिख सकते हैं ED, या ED के जगह पर लिख सकते हैं V। तो ये इस टाइम कोई एक्सटर्नल करंट पास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है कि जो फोर्स है दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि चार्ज फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी चार्ज फॉलो नहीं कर रहा तो उस टाइम जो ये V है ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है और EMF भी है, और इस टाइम जो ये V होगा वो EMF के बराबर होगा। जब बैटरी से कोई करंट बाहर फॉलो नहीं कर रहा या बैटरी पर फॉलो नहीं, बैटरी की ओर नहीं जा रही है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर होगा। तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि EMF होगा when no current follow in the circuit, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस when current passes through बैटरी। इसका मतलब सिंपल सी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको पता करना होगा तो अगर बैटरी से करंट पास कर रही है तो उस टाइम वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर करंट पास नहीं कर रही है तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे
ईएमएफ। ओके, बहुत ही बेसिक सा है और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें एक उसी टॉपिक का एक अगला पार्ट है, वो है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे कि हम वहाँ पर देखें कि अगर मान लेते हैं कि पॉइंट बी से ए की ओर ले जाते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, बैटरी नहीं, ये सेल का सिंबल है, बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं। तो अगर हम पॉइंट बी से ए की ओर ले जाते हैं चार्ज को, तो वर्क डन होता है और उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोल रहे थे हम ईएमएफ, या ठीक है। और अगर हम ये जब भी वर्क डन होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, वर्क डन होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन जब इसी बैटरी को या ईएमएफ को किसी एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दीजिए, मान लेते वो रेजिस्टेंस आर है, तो देखिए ये वाला कनेक्शन हो रहा है इसके थ्रू से एक नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब यहाँ का चार्ज ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट है, नेगेटिव यहाँ होगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा तो लॉस होना ही है क्योंकि चार्ज फॉलो करेगा। लेकिन ये चार्ज फॉलो होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू से, तो जब रेजिस्टेंस के थ्रू से जाएगा तो कुछ होने वाला, क्या होने वाला है कि अपना एनर्जी इसे ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे इसका हिसाब हम लगाते हैं। मान लेते हैं कि इससे ये चार्ज फॉलो हो रहा, तो ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB और इससे करंट अगर I पार हो रहा है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VA और उससे करंट I पार हो रहा है, तो उसके थ्रू से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू R, ठीक है। ये है इसका मैंने कि अगर मान लेते हैं ये पोटेंशियल जितना होगा उसके बीच का भी पोटेंशियल जो R है ना, उसके बीच में पोटेंशियल इतना होगा, और यही है ओम्स लॉ, ठीक। जब इससे करंट जा रहा होगा ना, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस लाए और ये एनर्जी भी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, लेकिन इसका इफेक्ट भी हमको देखने मिलेगा। इफेक्ट का मतलब है कि इससे कुछ होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट, मेनली हीटिंग इफेक्ट है। और भी चीजें अगर इसको किसी और डिवाइस को लगाए हैं तो उस पर वो एनर्जी कन्वर्ट करेगा, चाहे साउंड एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होंगे ना, वो कैसे होंगे, देखिए मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है U है जो सप्लाई कर रहे हैं, और उस पे जो चार्ज आ रहा है ना किसी टाइम पर, T टाइम पर, मान लेते हैं कि T टाइम पे चार्ज वो Q जा रहा, कि U एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे हैं और वो चार्ज जा रहा है Q, क्या बोलते हैं, हाँ, Q चार्ज जा रहा है T टाइम पे। तो अगर हम एनर्जी का बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू V, जहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF नहीं है, क्योंकि ये EMF अगर तब होता जब उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी सर्किट में करंट पास हो रहा है, तो जब भी करंट सर्किट में पास होता है तो हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर T टाइम पे बात करें, ठीक है, T टाइम पे कितना चार्ज आएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू T। T टाइम पे इतना चार्ज फॉलो करेगा, और जो V है इस जगह से हम लिख सकते इक्वल टू IR, कि अगर हम V को लिखना चाहेंगे तो ये I इंटू R हो जाएगा, ये ओम्स लॉ को भी बताता। तो इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा IT इंटू IR। इसका मतलब जो एनर्जी उस पर ट्रांसफर होगा या हीटिंग इफेक्ट देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से पार होता है, हीट निकलेगा, तो वो हो जाएगा I स्क्वायर RT। इसको H से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा रेजिस्टेंस से क्रॉस होकर जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो।
अगर हम वर्क डन निकालना चाहेंगे कि ये जो डिवाइस है जो लगाए हैं रेजिस्टेंस, ये कितना वर्क करेगा, कितना वर्क डन देगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो यही वर्क डन होगा I²RT। लेकिन अगर पावर निकालना चाहेंगे कि पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर इक्वल होता है एक्चुअली में वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क डन ही है जो हीट कर रहा है, ये वर्क डन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखे हैं, जो ये ही जो डिफरेंस है इसके कारण वर्क डन हो रहा है। तो अभी इतना हीट इफेक्ट हो गया I²RT। अगर वर्क डन का बात करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी पावर का बात करेंगे तो जितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ बाई टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड कितना हुआ I²RT। और अगर टाइम का बात करें तो टी, तो टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब जो पावर होगा वो I²R होगा। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, अगर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो ओम्स लॉ होता क्या है, देखिए V = IR, तो P के जगह पर हम लिख सकते हैं, I को रहने देते हैं, हम I को रहने देते हैं, और R = लिख सकते हैं V/R, सॉरी V/I। ये I² रहने दिए हैं और R के जगह पर लिख दिए हैं, एक यहाँ से निकालेंगे तो V/I होगा ना। तो ये देखिए एक I से एक I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर = VI। तो मतलब दो फॉर्मूला है पावर का, एक I²R और एक VI। अभी हम चाहेंगे तो इस I को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, I को R के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो I = V/R कर सकते हैं। देखिए तो I = V/R करेंगे तो ये हो जाएगा V²/R। देखिए फिर से एक बार देख लिए, I को चेंज कर दिए तो I बराबर V/R किए, तो V/R करेंगे तो यहाँ V और एक V पहले से, तो R लिख दें तो V²/R। इसका मतलब जो पावर का फॉर्मूला है वो 3 है, एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से हम लेके आए, एक I²R, एक VI और V²/R। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनाने के लिए काम आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रिलेशन कौन सा है। ठीक है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और अगर सीखना है तो कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं कि सीधे एकदम IIT लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम जब नहीं सकते हैं तो हमें बुरा लगता, और बुरा लगने से फिर हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्लोली हम उसकी तरफ बढ़ेंगे जहां हमको अपना एम गेन करना। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने एक न्यूमेरिकल की ओर, और न्यूमेरिकल ये है कि द ए रजिस्टर developed 400 joule of thermal energy in 10 seconds when a current of 2 ampere is passed through it। मतलब कि एक रजिस्टर है जो 400 जूल डेवलप कर रहा है, 400 जूल डेवलप कर रहा है थर्मल एनर्जी के टर्म में, और 10 सेकंड का टाइम ले रहा। तो उससे निकालना है कि फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्वेश्चन को ही बनाते हैं, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी है, अगर एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी H = दिया हुआ 400 जूल। ठीक है, और जो टाइम है, अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम है 10 सेकंड। 10 सेकंड तक ही उससे करंट पास हो रहा है, और वो करंट कितना है, 2 एम्पियर। करंट मालूम है, टाइम मालूम है और एनर्जी, तो इस तीनों से रिलेशन एक हीटिंग इफेक्ट वाला एनर्जी होता है, H = I²RT। इसमें I मालूम, R मालूम नहीं, T मालूम है, तो इसमें 3 चीज मालूम है, एक अननोन है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सी तरीका कि R रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस बराबर H/I²T। ठीक है, सिंपल से इसको इधर कर दें, तो H का वैल्यू हो गया 400 बाय I का वैल्यू, I है 2, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि I² है तो 2 का स्क्वायर, और इनटू टाइम जो है वो टाइम 10 सेकंड।
तो ये 1 0 से 1 0 गया और ये 40/4, इसको भाग देंगे तो 10, तो R जो हो गया वो 10 ओम हो गया। ओके, जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम हो गया। अगर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको A नंबर हम लिख देते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में ये बोला गया ना कि इफ द करंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर, पहले 2 एम्पियर था, अभी क्या कहे ना 4 एम्पियर। बट देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रेजिस्टर है वो पता है वो 10 ओम है। किसी का अगर करंट बढ़ा देते हैं घटाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते घटाते, तो इससे उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, वो डिवाइस वही है। ठीक है, डिवाइस वही है तो रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। हम करंट बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस रहेगा वायर का वो वही रहेगा। तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर हम देखें अब जो नए क्वेश्चन में जो है वो रेजिस्टेंस हमको पता है, वो R इक्वल टू है 10 ओम, और जो करंट है वो पता है वो है 4 एम्पियर। और जो टाइम दिया गया इस टाइम भी वही बोला है कि 10 सेकंड। 10 सेकंड तक देखिए, फिर से पढ़ते हैं। फाइंड इट्स, अच्छा, इफ द करंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर व्हाट विल बी द एनर्जी डेवलप्ड इन 10 सेकंड। तो सीधी बात है, रेजिस्टेंस मालूम, I मालूम, T मालूम, तो एनर्जी, हीटिंग एनर्जी हो जाएगा I² RT। तो I का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, R का वैल्यू है 10 इंटू जो टाइम है वो भी 10 है, तो हो गया 4 4 16 और 100, इसका मतलब 1600 जूल। जो हीट इफेक्ट करेगा, ये हीट प्रोड्यूस्ड होगा इन 10 सेकंड में, वो 1600 जूल है। इसका मतलब अगर करंट हम बढ़ा दिए थे, उस टाइम जो करंट था उसमें 400 था 2 एम्पियर में, तो यहाँ पर अब मेरे पास 1600 है। ओके, बहुत ही कंसेप्चुअल है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है।